डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने विजेता बैच लॉन्च किया हुआ है राजस्थान जे डिप्लोमा के लिए। उसमें आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं डब्ल्यूआरई एंड हाइड्रोलॉजी। इनिशियल जो पैराग्राफ आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसमें इरिगेशन के जो वाटर एप्लीकेशन के मेथड्स हैं, देन हाइड्रोलॉजी है और उसके बाद में उसमें दिया हुआ है वाटर रिक्वायरमेंट जो क्रॉप्स में होता है, ड्यूटी, डेल्टा, ये सब। तो इरिगेशन वाला सारा पोर्शन हम एक साथ करेंगे। अभी हम हाइड्रोलॉजी कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है डेफिनेशन, ये तो आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ी होगी अपने कॉलेज टाइम में। एग्जाम में इस पर भी काफी फ्रीक्वेंट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं होते हैं, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सारे ऑप्शंस पढ़ें। काफी बार फर्स्ट ऑप्शन गलत नहीं होता है, बट वो कंप्लीट नहीं है और आगे उससे बेटर कोई ऑप्शन मिलेगा जो कि ज्यादा एक्यूरेट होगा। होता क्या हाइड्रोलॉजी, वाटर का अक्रेंस का, सर्कुलेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का कैसे है, अबव द सरफेस, ओवर द सरफेस, बीनीथ द सरफेस, जो भी जहां पर वाटर एग्जिस्ट कर रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंच रहा है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, एटमॉस्फेयर में, अर्थ सरफेस के नीचे, ये सारा के सारे वाटर का अगर हम स्टडी करते हैं इसका सर्कुलेशन का, ये बेसिकली हाइड्रोलॉजी है। हाइड्रोलॉजी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिपिटेशन से। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, किसी भी फॉर्म में जो वाटर है वो क्लाउड से अर्थ सरफेस पे पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन है, ये एक जनरल फिनोमिना है। इसके अंदर आपके रेनफॉल भी आ गया, स्नोफॉल भी आ गया। ये एक वास्ट फिनोमिना है, ये हम कह सकते हैं। इसमें सारा वो आ जाएगा जो भी वाटर अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा है। इसमें हेल स्टॉर्म, आपके जो ओले हो वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब प्रेसिपिटेशन समझने के लिए आपको एक बार इवोपोरेशन और वेपर प्रेशर जो टर्म है उनको समझना होगा अच्छे से। वेपर प्रेशर क्या है, वाटर को आप हीट नहीं कर रहे हो लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेयर से वो इतनी हीट ले लेता है, इतना एनर्जी ले लेता है कि वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर गैस फॉर्म में है तो हम उसको वेपर बोल रहे हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, इसमें कितने ज्यादा पार्टिकल्स वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आपको समझ आ रही होगी ये चीज, क्योंकि इवोपोरेशन आपने देखा होगा कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्विकली होगा इवोपोरेशन। अगर हम बात करें ह्यूमिड क्लाइमेट, बारिश के मौसम की, तो कपड़े हैं कुछ और आपको सुखाना है तो टाइम लगेगा। वहीं पे आप समर में मई जून के मंथ में आप कपड़े सुखा रहे हो, क्विकली सूख जाएंगे। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इवोपोरेशन जल्दी हो रहा है वहां पे। अब टेम्परेचर बढ़ाने से इवोपोरेशन जल्दी कैसे हो रहा है और वेपर प्रेशर इससे कैसे अफेक्ट हो रहा है। वेपर प्रेशर क्या है, सबसे पहले तो आपको टर्म समझनी चाहिए। वेपर आप समझ गए, वाटर है वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम बोल रहे हैं वेपर। अब यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ एनर्जी गेन कर लेंगे और वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके इससे बाहर निकल जाएंगे। अब ये यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इस पर कुछ प्रेशर एग्जिट करेंगे। ये प्रेशर एग्जिट करेंगे, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अब क्या होगा, क्या ये टाइम के साथ साथ बढ़ता ही रहेगा? तो इसमें एक सैचुरेशन वेपर प्रेशर भी होता है कि जैसे जैसे आपने ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो कि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये कांस्टेंट हो जाता है। और उस पॉइंट पे क्या इवोपोरेशन या वेपोराइजेशन बंद हो जाएगा? नहीं। उस पॉइंट पे क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहीं पे कुछ पार्टिकल्स गैस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट हो चुके हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो भी अब कांस्टेंट हो गया है और इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन वेपर प्रेशर। अब ये किस पर डिपेंड करता है सैचुरेशन वेपर प्रेशर? ये बेसिकली टेम्परेचर का फंक्शन है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, सैचुरेशन वेपर प्रेशर है वो उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर में और सैचुरेशन वेपर प्रेशर के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। हर एक टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो, ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मूला रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ई अपॉन ई एस इंटू 100। वेपर प्रेशर मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है और अभी वेपर प्रेशर कितना है, इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ह्यूमिड क्लाइमेट हम बोलते हैं, मतलब ई ए है वो काफी नजदीक है, ई एस के आर की वैल्यू, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो ज्यादा है, ई ए है वो ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच गया ई एस के, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 के आसपास हो जाएगी और बहुत ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट होगा वो। यहीं पे ई ए की वैल्यू अगर काफी कम है
ये क्या है एक्चुअल जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो, इसकी वैल्यू कम है, सैचुरेशन की काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। अब प्रेसिपिटेशन की क्या-क्या कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले तो एयर मास है वो कूलिंग होती है उनकी। एयर मास की कूलिंग होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो वापस से जो वेपर फॉर्म में था वो वापस से वाटर की फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, फिर जो ड्रॉपलेट्स है उनका ग्रोथ होगी, बड़ी हो बनेंगी वो ड्रॉपलेट्स और एक्यूमुलेशन होगा मॉइस्चर का। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए था कि कैसे होता है बेसिकली प्रेसिपिटेशन। जहाँ पर भी ये मैंने हैश वाला साइन बनाया है, वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम में। पहला इसमें है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होगा, अर्थ सरफेस के क्लोज़ जो एयर है, वो किसी भी कारण से हीट होती है। हीट होगी तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, हल्की हो जाएगी वो। हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी और ऊपर उठेगी तो ऊपर जाके फिर वो क्लाउड्स बनेंगे उसके और उससे रेनफॉल होगा। इससे क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का रेनफॉल होगा, स्मॉल एरिया ये कवर करेगा, वहीं पर इंटेंसिटी है वो काफ़ी हाई होगी। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन की ये प्रॉपर्टी है और आपको दिख भी रहा होगा कि स्मॉल ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन में हो रहा है, थोड़े एरिया में हो रहा है, तो फिर इंटेंसिटी हाई होगी। नेक्स्ट आता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है कि जो एयर मास था, वो लाइट था और वो मतलब ट्रैवल कर रहा था एयर मास बेसिकली और उसका लिफ्ट होता है, वो ऊपर उठता है किसके कारण? माउंटेन्स के कारण। जैसे यहाँ पे माउंटेन आ गया, तो ये माउंटेन के कारण अब ऊपर उठेगा और इस टाइप के प्रेसिपिटेशन को बोल लेते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट आता है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोन क्या होता है बेसिकली एक लार्ज ज़ोन होता है लो प्रेशर का। अब यहाँ पर लो प्रेशर का ज़ोन बन गया है तो आस-पास की जो भी विंड है वो वहाँ पर आना चाहेगी और वहाँ पर ये आएगी तो जो वहाँ पर एयर थी लो प्रेशर ज़ोन में उसको ये ऊपर उठा देगी। लो प्रेशर ज़ोन की एयर ऊपर उठेगी तो उसकी कूलिंग होगी और उससे प्रेसिपिटेशन होगा। इसका नॉर्मल एक्सटेंट है वो 100 से 200 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट आता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। फ्रंटल प्रेस में फ्रंट होता है इसमें एक और फ्रंट क्या है, एक सरफेस है जो कि वार्म एयर मास को और कोल्ड एयर मास को एक अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। नेक्स्ट अब है कि प्रेसिपिटेशन क्या-क्या फॉर्म हो सकते हैं, इस पर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बट कम मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। एक तो सबसे पहले तो रेन तो आपको पता है कि बारिश होती है, हम उसको रेन बोलते हैं। लेकिन बारिश में अगर बहुत हल्की बारिश हो रही हो, बहुत ही कम हो रही हो, तो उसको बोला जाता है ड्रिज़ल। ड्रिज़ल में क्या होगा, जो ड्रॉप्स होंगे, जो डायमीटर होगा रेन ड्रॉप्स का, वो 0.1 से 0.5 mm तक होगा और इंटेंसिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर पर आवर से भी कम होगी। वहीं पे रेन में ड्रॉप्स का डाया होगा 0.5 mm से 6 mm तक और इंटेंसिटी 0.1 सेंटीमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी। इसके बाद होता है स्नो। इसमें क्या होता है, जो बर्फ है जिसको हम स्नोफॉल बोलते हैं, बर्फ गिरना वो होगा। हेल और स्नो में क्या डिफरेंस है? स्नो में बेसिकली जो स्नो होती है वो सॉफ्ट होती है कॉटन के जैसे, वो जब वो गिरती है तो बहुत सॉफ्ट होती है और काफ़ी उसको कंप्रेस कर सकते हो आप। हेल में क्या होगा कि आपने देखा ही होगा ओले गिरते हैं पत्थर जैसे, कंकर जैसे सॉलिड एकदम हार्ड, इर्रेगुलर लम्प्स ऑफ आइस ऑफ डायमीटर 5 mm और मोर। ग्लेज़ क्या है? फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ही है जिसमें कि रेन है वो फ्रीज़ हो जाती है और ग्लेज़ क्या मतलब जैसे रेनफॉल की टर्म में ही था, बट जब वो सरफेस पे गिरता तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम था और वो जम जाती है तो ये ग्लेज़ हो गया। स्लीट और फ्रॉस्ट भी ये आइस की फॉर्म में ही रेनफॉल होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है और काफ़ी जगह दिखेगा आपको, जहाँ पे ऐसे लिख देगा स्नोफॉल, ग्लेज़, स्लीट, रेन, इनमें से डिफरेंट है उसको आइडेंटिफ़ाई करो। तो बाकी सारे तो उसके सॉलिड की फॉर्म में हो गए, आइस की फॉर्म में हो गए और जो रेन है वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो अलग हो जाएगा उनमें। ड्यू होता है इसके अलावा ओस की बूंदें। ड्यू क्या होता है आपने देखा होगा उसकी बूंदें आजकल तो इस मौसम में जब विंटर स्टार्ट होती है उस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा मॉर्निंग के टाइम। क्या होगा, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल है, वो वेपर में कन्वर्ट हो गए हैं। रात को टेम्परेचर डाउन जाएगा। टेम्परेचर डाउन जाएगा तो अब सैचुरेशन वेपर प्रेशर भी कम हो गया है। तो जो एक्स्ट्रा वेपर है उसको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा और वो आपको मिलेगा एज़ ए ड्यू, उसकी बूँदें। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल।
अब रेनफॉल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें इसको ऑब्वियसली मेज़र तो करना होगा। तो मेज़र करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो सिर्फ़ आप ये मेज़र करो कि 24 घंटे में इतनी बारिश हुई है। इंटेंसिटी नहीं आप उससे निकाल पाते। आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बर्तन ही रख दिया ओपन स्पेस पे और आपने देखा 24 घंटे बाद उसमें कितना पानी इकट्ठा हुआ है, वो आपका हो गया नॉन रिकॉर्डिंग टाइप की रेन गेज। रिकॉर्डिंग टाइम में क्या होता है, आप कितना किस टाइम के साथ-साथ कैसा हुआ है, वो भी आप मेज़र करते हो। जैसे कि स्टार्टिंग के मॉर्निंग में आपने 8 ओ क्लॉक स्टार्ट किया तो 8 से 10 बजे तक इंटेंसिटी क्या रही? 8 से 10 से 12 तक क्या रही? क्योंकि उसमें आप टाइम के साथ-साथ कितना रेनफॉल एक्यूमुलेट हुआ है, वो काउंट करते हो, वो रिकॉर्ड करते हो आप। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में एक है साइमन्स रेन गेज, एक आईएमडी स्टैंडर्ड रेन गेज है। आईएमडी स्टैंडर्ड रेन गेज थोड़ा-सा मॉडिफाइड वर्ज़न है साइमन्स रेन गेज का। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है इसका डायमीटर। बहुत फ्रीक्वेंट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। ये केसिंग होती है 12.7 सेंटीमीटर डायमीटर की। प्लेस्ड होती है फाउंडेशन ब्लॉक में जिसका साइज़ यहाँ पर ये होता है। सर्कुलर फनल होता है इसमें और सर्कुलर रिम होती है एक जिसका 12.7 सेमी डाया होगा। फनल किसको बोलते हैं? ऐसे कोन के जैसे। तो ऐसे नीचे केसिंग है, ऐसे ऊपर उसमें पानी गिर रहा है और इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। आईएफडी स्टैंडर्ड रेन गेज है, इसका जो कलेक्टर जो है, जो वाटर कलेक्ट करता है, उसका एक्सपोज्ड एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आईएमडी पे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कौन-कौन सी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज का पर्पस है कि हमें रेनफॉल का डेटा है वो टाइम के साथ में मिले ताकि हम इंटेंसिटी निकाल पाएँ। जैसे मैं बोलूँ 8 से 10 बजे के बीच में 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुआ है, तो अब इंटेंसिटी क्या होगा टोटल रेनफॉल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5 सेंटीमीटर पर आवर का आपका इंटेंसिटी आ गया और काफ़ी जगह हमें इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ऐसे रेन गेज चाहिए जो कि ये हमें निकाल पाएँ हम जिससे ये इंटेंसिटी जो है। तो 3 मेजर इसमें रेन गेज हैं, एक है वेइंग बकेट टाइप रेन गेज जिसमें क्या मैकेनिज़्म होता है कि एक स्प्रिंग ये ऐसे होती है और इनके ऊपर रखी होती है वेइंग बकेट। इस बकेट में जैसे-जैसे बारिश का पानी इकट्ठा होता जाएगा, इसका वज़न बढ़ेगा तो स्प्रिंग नीचे जाती जाएगी। इससे इधर से कनेक्टेड होता है एक पेन। पेन है वो आगे से टिका होता है इस पे ऊपर एक चार्ट के ऊपर। चार्ट है वो ड्रम के चारों तरफ लपेटा हुआ हो है और वो रोटेट हो रहा है धीरे-धीरे। अब जैसे-जैसे ये नीचे जाता जाएगा इसका मूवमेंट है हम उस चार्ट के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। एडवांटेज इसके क्या-क्या हैं? इसको हम स्नोफॉल मेज़र करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो उतनी एक्यूरेट नहीं रहती, एक अगर हाई विंड है तो ये पेन का यहाँ पर इरेक्टिक मूवमेंट होता है इस तरीके से। उसमें सही आपको डेटा नहीं मिल पाता। उसके बाद आती है टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। टिपिंग और इसमें एक एडवांटेज और है कि इसको मैनुअली हमें एम्प्टी करना पड़ता है। जब ये पूरी भर गई तो आपको खुद एम्प्टी करना पड़ेगा उसको क्योंकि ऑटोमेटिक इसको एम्प्टी करने का कोई सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट आती है टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। इसमें क्या होता है इस तरीके से एक बकेट सी लगी होती है, जो ऐसे बैलेंस्ड है कि पहले आपका ये इधर है, 2 इसके पोर्शन किए हुए होते हैं। तो पहले इधर वाले में पानी भर रहा है। फिर जैसे ही इसमें वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, पूरी भर जाएगी, टिल्ट हो जाएगी और दूसरी वाली बकेट है वो इसके नीचे आ जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन आपको डेटा यहाँ पे कैसे मिलेगा? ये डॉट की फॉर्म में मिलेगा डेटा। एक बार अगर ये एम्प्टी हो रही है तो आई थिंक 25 होता है इसका एक बार एम्प्टी होने का। सॉरी 0.25 होता है। तो एक डॉट कहीं पे बनाया है 0.25 रेनफॉल हुआ। जैसे कि टाइम के साथ में आप ये लो और यहाँ पे आपको ऐसे मिल रहा है कि ये 8 बजे है, ये 10 बजे, यहाँ पे आपको 2 डॉट मिल रहे हैं। इसमें मतलब क्या हुआ 8 से 10 के बीच में 0.5 रेनफॉल हुआ है। तो इस तरीके से आप इसमें जो इंटेंसिटी वगैरह है बाकी डेटा है, वो निकाल सकती हो। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसको हम स्नो मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है टिपिंग बकेट का। टिपिंग बकेट में क्या होता है कि डेटा हमें मिलता है डॉट की फॉर्म में मिलता है। तो हम इसको सिग्नलाइज़्ड करके डिजिटाइज़ करके ये जो आउटपुट है इसको दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो जहाँ पर भी इनएक्सेसिबल जो आपके स्टेशंस हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको फिर जाना ही नहीं पड़ेगा, कोई चार्ट इसमें है नहीं जो आपको बदलने हैं। एम्प्टी अपने आप हो रही है, तो फुली इंडिपेंडेंट है ये। बस आप वो डेटा ट्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज़्म बना लो कि आपका दूर कोई ऑफ़िस जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको डेटा मिल जाए। तो गुप्ता एंड गुप्ता में इसका क्वेश्चन है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, उन्हें लगता है कि ये फ्लोटिंग टाइप होना चाहिए यहाँ पे। फ्लोटिंग टाइप में चार्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, एम्प्टी वो खुद हो रही है। तो इनएक्सेसिबल के लिए बेस्ट रहती है।
डिसएडवांटेज इसके क्या कह सकते हैं, अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हुई, तो उस केस में बकेट एम्प्टी हो रही है, ये इधर नीचे जा रही है, ये इसके नीचे फनल के नीचे इसके नीचे आ रही है। तो इस ड्यूरेशन में भी कुछ रेनफॉल ऑफ अमाउंट वेस्ट हो जाता है, जो इस बकेट में कलेक्ट नहीं हो पाता, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद आता है फ्लोट टाइप रेन गेज। फ्लोट टाइप रेन गेज में क्या होगा, इसमें यहाँ पे कुछ लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से, जो वाटर यहाँ पे आ रहा है, और इसके कारण ये जो ऊपर है ये फ्लोट है। फ्लोट क्या मतलब तैर रहा है ऊपर, कुछ जैसे कि आपने खाली प्लास्टिक की बोतल पानी में डाली है तो ऊपर तैरती रहेगी, जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा वो ऊपर शिफ्ट होती रहेगी। तो यही सेम चीज ये फ्लोट करता है। ये जो ग्राफ है इसमें ये पेन से कनेक्टेड होता है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये ग्राफ का जो पेन का जो मोमेंट है वो ट्रेस हो जाएगा, पेन का मूवमेंट है वो फ्लोट का मूवमेंट है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर ये स्नो मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। कभी कभी यहाँ पे अगर हम हीटिंग डिवाइस लगा दें तो हम इसको स्नो मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि ये एम्प्टी खुद होता है। वेइंग बकेट में हमें एम्प्टी करना पड़ रहा था पूरा भरने पे, इसमें यहाँ पर एक साइफोनिक मैकेनिज्म कनेक्टेड होता है इधर इस तरीके से, जो ही ये फ्लो टॉप पे पहुंचता है ये फुल हो जाता है, इंस्टेंटली ये जो है एम्प्टी हो जाएगा और फिर से यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा फ्लोट का मूवमेंट। तो ये सारे 3 टाइप के आपके वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट और फ्लोट टाइप रेन गेज हो गए। फ्लो टाइप रेन गेज यहाँ पर आपकी आईएमडी ने अडॉप्ट की हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है रेन गेज नेटवर्क। इससे पहले एक बार हम थोड़ा सा साइट का डिस्कशन कर लेते हैं जो पीछे छूट गया था। बेसिकली साइट कैसे चूज करनी चाहिए आपको, जहां पर आप अपना स्टेशन बना रहे हो रेनफॉल मेजर करने के लिए। साइट है वो ओपन में होनी चाहिए, क्योंकि आसपास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वो उसमें जो पानी गिर रहा है उसको अफेक्ट करेगा, तो आपका रेनफॉल अफेक्ट होगा। अब यहाँ पर कितना ओपन होना चाहिए, नियरेस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है ट्वाइस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 मीटर का है तो ज्यादा 10 फीट मान लेते हैं, चलो 10 फीट का अगर कोई पेड़ है तो आपको एटलीस्ट 20 फीट इससे अवे होनी चाहिए आपकी साइड, मतलब जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी ट्वाइस से ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसकी होनी चाहिए। और किसी भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इससे इतना नजदीक नहीं होना चाहिए कि 30 मीटर से ज्यादा नजदीक हो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इसके आसपास 30 मीटर तक का पूरा एरिया खाली होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से। एम होता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ मिनिमम रेन गेजेस रिक्वायर्ड है, और ये डिपेंड किस पे करेगा, जितनी एक्यूरेसी के साथ आप डेटा कलेक्ट करने चाह रहे हो। ऑब्वियसली जितना ज्यादा रेन गेजेस हम नंबर ऑफ रेन गेजेस रखेंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हमें डेटा मिलेगा। तो हमें एक्यूरेसी और जो इकोनॉमिकल है उसके बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। और यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एरर कितनी अलाउड है। यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, एम इज इक्वल टू सी वी अपॉन ई का होल स्क्वायर। ई यहाँ पर एरर अलाउड है, परसेंटेज में इसको रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी परसेंटेज में होगा। सिग्मा क्या है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, पी माइनस पी बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 का रूट। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, सीवी आप इससे निकालोगे तो सीवी भी परसेंटेज में है, ई भी परसेंटेज में है, इसका स्क्वायर कर दोगे। पी बार ऑब्वियसली एवरेज होगा, और ई यहाँ पर एरर अलाउड है जो मैंने बता ही दिया यहाँ पर। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कितनी एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब निकालोगे तो आपको डेटा तो होगा तभी आप उसका ये सब निकालोगे। तो फॉर एग्जांपल कोई एरिया है उसमें 5 रेन गेजेस हैं और उसमें 10% एरर अलाउड है, तो पांचों रेन गेजेस के डेटा का आप एवरेज निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, एन यहाँ पर नंबर ऑफ रेन गेजेस है, सीवी निकालोगे और एम निकालोगे। और एम मान लिया आपका 5 रेन गेजेस थे और एम आपका आ रहा है 10, तो एडिशनल रेन गेजेस कितनी चाहिए आपको, 5 और चाहिए। तो ये यहाँ पर काफी बार स्टूडेंट्स पूरी कैलकुलेशन करके भी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ये नहीं देखते कि एडिशनल पूछा है या टोटल पूछा है। तो टोटल 10 होगी, एडिशनल 10 माइनस 5 होंगी, क्योंकि 5 तो पहले से है हमारे पास। अब आता है मिसिंग रेनफॉल डेटा है, उसको हम कैसे एस्टिमेट करें। जैसे कि आपका कुछ एरिया है उसमें एन नंबर ऑफ रेन गेजेस है, उसमें कोई एक रेन गेज किसी कारण से डेटा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो खराब था, वहां का डेटा आपसे गलती से डिलीट हो गया, कुछ और इश्यू हो गया। तो सबसे पहले दो मेथड है, ये कंपैरिजन मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड। कंपैरिजन मेथड में उसके नियर बाय कोई स्टेशन आप ले लीजिए, मान लिया कि एक्स स्टेशन का डेटा मिसिंग है और ए उसका नियर बाय स्टेशन है, तो पी एक्स अपॉन पी ए विल बी इक्वल टू एन एक्स अपॉन एन ए। इससे आप पी एक्स निकाल लोगे। एन क्या है यहाँ पर, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, ये मीन एनुअल रेनफॉल है।
मीन एनुअल रेनफॉल क्या है? जो एनुअल रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल क्या है? पूरे साल में कितनी बारिश हुई उसका आप डेटा कलेक्ट करोगे हर एक साल का। मीन एनुअल रेनफॉल है कि अराउंड 35 ईयर्स या इससे भी ज़्यादा ईयर्स का आप डेटा लोगे और उसका एवरेज निकालोगे। इंडिया में ये 35 ईयर्स का लिया जाता है। तो ये होगा, ये मीन एनुअल रेनफॉल हो गया, यानी एनुअल रेनफॉल जो डेटा है उसका एवरेज। तो ये आपका जिस स्टेशन का अभी डेटा मिस हो गया उसका भी आपके पास ये डेटा तो होगा, ऑब्वियसली लास्ट ईयर का तो डेटा होगा, तो आप उससे ये निकाल लोगे। दूसरा आता है नॉर्मल रेशियो मेथड। इसमें दो तरीके हैं, हालांकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इसी फॉर्मूले से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जहां पर आपको पहले चेक लगाना पड़े और उसके बाद सोल्व करना पड़े। तो क्या कंडीशन है? एबीसी इंडेक्स स्टेशन है, इंडेक्स स्टेशन है यानी नेबरिंग स्टेशन है 3, जिसकी हेल्प से हम डेटा निकालेंगे एक्स स्टेशन का। तो अगर इनका स्टेशन, इन तीनों स्टेशन का डेटा विद इन +-10% के बीच में है पीएक्स के डेटा के, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मीन एनुअल वाला डेटा। कैसे? मान लिया इसका है 760 या थोड़ा सिंपल डेटा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका है 700 इसका है 800 इसका है 900 और आपका जो अब्सेंट जिसका डेटा मतलब मिसिंग है उसका है वो 1000 है। जिस स्टेशन का डेटा आपको निकालना है उसका एनुअल रेनफॉल डेटा 1000 है और इन तीनों स्टेशन का डेटा ये है। तो आप इसका 10% कैलकुलेट करोगे। 10% कितना हुआ इसका? 100। तो इसमें से 100 जोड़ दीजिए, 100 घटा दीजिए। तो 900 से 1100 की रेंज में अगर आपके तीनों इंडेक्स स्टेशन का डेटा आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कैसे लगाओगे? सिंपल एवरेज ले लेना है। वहीं पे अगर इस तरीके से आपका डेटा है जैसे यहाँ पर हो रहा है, इस रेंज में नहीं आ रही है, यहाँ पर तो तीनों ही नहीं आ रहे हैं, अगर एक भी नहीं आएगा तो भी आपको ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करना है। कैसे करोगे इसको? तो सिंपल आप ऐसे लिख लो तो आपको इजीली याद रह जाएगा, पी एक्स अपॉन एन एक्स। अब यहाँ पे 3 स्टेशन का आपको पी अपॉन एन वाली टर्म ऐड करी है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि 3 बार आपने ये टर्म ऐड कर दी है। तो 1/3 हो गया, पी ए अपॉन एन ए, पी बी अपॉन एन बी, पी सी अपॉन एन सी। इस पे क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद आता है आइसोहेटल मेथड। आइसोहेट्स क्या है? सर्वे में आपने कंटूर पढ़ा होगा, जो इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हुए हम लाइंस प्लॉट करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं, तो वो होता है आपकी कंटूर लाइन। सेम इसी तरीके से इक्वल रेनफॉल वाला जो पॉइंट्स है उनको अगर कनेक्ट करते हुए आप कोई लाइन बनाते हो तो वो होती है आइसोहेट लाइन, आइसोहेट्स। तो जैसे कि आपने के पास जो एरिया है आपने उससे आइसोहेट बने हुए हैं या आपने खुद ने जैसे कंटूर बनाते हैं वैसे आइसोहेट्स बना लिए, तो उसके बाद जैसे ये है 5 सेंटीमीटर आइसोहेट है, यानी इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं उन पे रेनफॉल है वो 5 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 7 का है। आपका मिसिंग स्टेशन आप इस पे प्लॉट करोगे वो आ रहा है यहाँ ग्राफ में, आप ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, ये मेजर कर सकते हो। तो आप इंटरपोलेशन की हेल्प से यहाँ पे निकाल सकते हो कि इस स्टेशन का डेटा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और एक्स स्टेशन की ये भी 0.5 सेंटीमीटर है और इधर वाली भी 0.5 सेंटीमीटर है, तो 5 और 6 का एवरेज होगा एक्स स्टेशन का डेटा जो होगा। अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये डिपेंड करेगा कि किसके ज्यादा पास में है, फिर आप इंटरपोलेशन से निकालोगे। अब दूसरी बात आती है कि ये आपका एरिया था, इसमें आपने एन नंबर ऑफ रेन गेजेस बना ली, ए बी सी 3 थे मान लिया आपके पास। अब आप कहीं पे भी डेटा रिपोर्ट करोगे तो आपको कैचमेंट का पूरा रेनफॉल चाहिए होगा कि कैचमेंट का रेनफॉल कितना है, एवरेज रेनफॉल। आप ऐसे तो नहीं डेटा रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ इस स्टेशन पे इतना था, इस पे इतना था, इस पे इतना था। तो अब हमें क्या करना है? एवरेजिंग करनी है। एवरेजिंग करनी है तो किस वाले स्टेशन को हम ज्यादा वेटेज दें, क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं। तो एवरेज रेनफॉल डेप्थ ओवर एन एरिया निकालने के सबसे सिंपल मेथड तो हो गया कि आप एवरेज ले लो, सबका इक्वली वेटेज मान लिया, तीनों इक्वली इक्वल वेटेज बियर कर रहे हैं, आपने इनका सिंपल एवरेज ले लिया। दूसरा होता है थीसन पॉलीगन मेथड। थीसन पॉलीगन मेथड के एज सच एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट बहुत सिंपल सी चीज है, आप समझ लीजिए। ये स्टेशन है और ये नेबरिंग स्टेशन है, आप इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, इस दोनों को भी इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए और अब इनके परपेंडिकुलर लाइन बना दो जो इनको बाइसेक्ट करिए, उसके मिड पॉइंट से जाए और परपेंडिकुलर है ऐसे, यहां से भी आप बना दो ऐसे। उसके बाद इधर से भी एक लाइन बन जाएगी। अब इतना एरिया आपके ए स्टेशन के अंदर आ रहा है, तो ए स्टेशन का आपका ये हो गया।
दूसरा जैसे सी वाले स्टेशन का ये हो गया। तो ऐसे ये जो लाइन्स कट कर रही है तो ये कुछ ना कुछ तो एक शेप बनेगा जिसके अंदर एक रेन गेज आ रहा है। जितना एरिया उसके अंदर आ रहा है उतना ही ज़्यादा उसका वेटेज होगा। वेटेज कैसे देंगे? P1 इंटू A1 P2 प्लस A2 और ऊपर आपने A से मल्टीप्लाई कर दिया P को, आपको चाहिए प्रेसिपिटेशन तो आप नीचे A से डिवाइड करोगे। उसके बाद आता है आइसोहेट मेथड। आइसोहेट मेथड जैसे अभी हमने देखा ये आइसोहेट्स होते हैं, ये आइसोहेट है। तो इस वाले एरिया का रेनफॉल का मैं मान लूं कि 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो इसका एवरेज ले लिया 5.5 सेंटीमीटर, इसका 20 का एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसका एवरेज रेनफॉल ले लिया, दोनों का एवरेज 6 और 7 का 6.5 सेंटीमीटर और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आइसोहेट मेथड होता है, ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है आइसोहेट वाला। अब मीन एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है ये मैंने आपको पहले कर ही दिया एक्सप्लेन। 35 ईयर्स का इंडिया में लिया जाता है। अब एक टर्म आती है इंडेक्स ऑफ वेटनेस। किसी ईयर को हम कैसे बोलें कि ड्राई ईयर है या वेट ईयर है? तो मीन एनुअल रेनफॉल जो डेटा है उससे कलेक्ट कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टेशन है ए, 500 mm उसका मीन एनुअल रेनफॉल है, यानी 35 ईयर्स का एनुअल रेनफॉल था, उसका हमने एवरेज निकाला, वो 500 mm आया। और किसी साल में वहां पर बारिश हुई है 400 mm हुई है, इससे कम हुई है तो ये ड्राई ईयर है, इससे ज्यादा होगी तो ये वेट ईयर होगा। तो ड्राई ईयर के लिए ये है लेस देन 1 होगी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 400 डिवाइडेड बाई 500, तो पर्टिकुलर ईयर का रेनफॉल डिवाइडेड बाई जो मीन एनुअल रेनफॉल है वो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है रेनफॉल के डेटा को, मास रेनफॉल कर्व, जिसमें हम एक यहाँ पे ग्राफ में टाइम लेते हैं और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड रेनफॉल लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल 8 o'clock है, ये 10 o'clock है, तो यहाँ पर आपका रेनफॉल था 0, यहाँ से आपने स्टार्ट किया मेजर करना, यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल ये आ रहा है 10 mm, तो आपको पता चल गया 8 से 10 बजे के बीच में 10 mm बारिश हुई है। अब ये जो मास रेनफॉल कर्व कैसे कैसे हो सकता है, या तो ये ऊपर जाएगा अगर रेनफॉल हो रहा हो तो। अब मान लिया कि 10 बजे के बाद 12 बजे के बीच में कोई भी बारिश नहीं हुई, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल समझ रहे हो ना, सारा काउंट कर रहे हैं। जैसे 1 बजे आपको ये ऑर्डिनेट निकालनी है 1 बजे की, तो 8 से लेके 1 बजे तक कितनी बारिश हुई आप टोटल ऐड करोगे। रात को 2 बजे निकालनी है तो सुबह 8 बजे से रात को 2 बजे तक कितनी बारिश हुई वो टोटल आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, तो ये एक्यूमुलेटेड हो गया। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 8 से 10 बजे के बीच में कोई बारिश नहीं हुई, यहाँ पर नहीं, 10 से 8 से 10 के बीच में ये 10 mm रेनफॉल हुआ, 10 से यहाँ पे मान लिया कि ये 1 बजे है, इनके बीच में कोई भी रेनफॉल नहीं हुआ, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, ये नीचे तो नहीं जा सकता। जो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है वो तो डिक्रीज तो नहीं हो सकता टाइम के साथ, या तो बढ़ेगा या बारिश नहीं हो रही तो कांस्टेंट रहेगा। इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0 से 8 के मतलब 8 से 10 के बीच में ये 10 mm का रेनफॉल हुआ है, वहीं पर ये मान लिया कि 12 बजे का है और यहाँ पर रेनफॉल हुआ है 5 mm, तो इसके जो टेंजेंट अगर मैं बनाऊं तो उसका तो स्लोप होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 mm पर आवर, और वहीं पर इसका होगा 5 डिवाइडेड बाई 2.5 mm पर आवर। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इसका स्लोप होगा। अगर इंटेंसिटी कम होगी तो इसका स्लोप कम होगा। अगर इंटेंसिटी 0 हो गई है, बिल्कुल रेनफॉल रुक गया है, तो ये हॉरिजॉन्टली जाएगा, स्लोप भी 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास रेनफॉल कर्व है उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखें कि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, काफी बार कोई भी ग्राफ कहीं पर हो और उसके स्लोप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप यूनिट्स से भी निकाल सकते हो। ये रेनफॉल होगा आपका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और ये टाइम आपका होगा हार में, तो सेंटीमीटर पर हार रेनफॉल की यूनिट आ रही है ये। दूसरा आता है हेटोग्राफ। हेटोग्राफ क्या है? टाइम वर्सेस रेनफॉल इंटेंसिटी। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड रेनफॉल था, यहाँ पर हम इंटेंसिटी ले रहे हैं। जैसे कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच में 10 mm का रेनफॉल हुआ तो आपने इसकी इंटेंसिटी निकाल ली। 10 से 12 बजे के बीच में 20 mm का रेनफॉल हुआ तो आपने इसकी इंटेंसिटी निकाली 20/2, इसकी आगे 10/2। तो यहाँ पर आपने 8 से 10 बजे के बीच 8 है, ये 10 है, इनके बीच में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया ये 5 mm पर आवर। वहीं पे 10 से 12 के बीच में आप ग्राफ कैसा बनाओगे, जो इससे ऊपर जाएगा, ऐसे क्या होगा ये 10 mm पर आवर। इस तरीके से आप इंटेंसिटी को और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हो, बार डायग्राम बोलते हैं इस टाइप के डायग्राम्स को। तो वो होता है
हेटोग्राफ, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है रिकरेंस इंटरवल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। क्या है, हम मानते हैं कि रेनफॉल एक प्रोबेबल चीज है, तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है आपका सांख्यिकी, उसमें जो बेसिक हम पढ़ते हैं वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो एक तो हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि जैसे आपने स्कूल टाइम में मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक बैग है, उसमें 5 ब्लैक बॉल हैं, 3 व्हाइट बॉल हैं, आप एक बॉल निकालोगे तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सेम वो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हम यहाँ पर भी यूज करते हैं कि इस साल बारिश कितनी होगी, इस साल बारिश 50 mm होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100 mm होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक होता है रिकरेंस इंटरवल, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी। रिकरेंस इंटरवल पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से समझना है इसको। एवरेज टाइम इंटरवल दैट elapses between two events that equal or exceed a particular level। जैसे कि मैं बोलूं कि 100 mm पर डे का रेनफॉल है, उसकी रिकरेंस इंटरवल है, लिख देती हूँ क्लियर, 100 mm पर डे का रेनफॉल है, उसका रिकरेंस इंटरवल है वो 50 ईयर्स है। यानी 50 ईयर्स में 100 mm पर डे की रेट से रेनफॉल होगा या इससे ज्यादा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसका रिकरेंस इंटरवल है वो 50 ईयर्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज 100 mm का पर डे का रेनफॉल हो गया तो एग्जैक्टली 50 साल बाद फिर से इतना होगा। इसका है कि आप अगर 1000 साल का डेटा लो तो उसमें 20 आपको ऐसे इवेंट्स मिल जाएंगे जिनमें की रेनफॉल है वो 100 mm पर डे या इससे ज्यादा है। ये आपको क्लियर समझ आना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अब 100 mm पर डे का रेनफॉल है, उसका रिकरेंस इंटरवल मैंने बोला 50 ईयर्स है, तो एक साल में उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/50। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और रिकरेंस इंटरवल है ये इंटर रिलेटेड हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस क्या होगा, इस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं प्रोबेबिलिटी वाले पे, बट इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक ऐसे हैं कि आपसे जस्ट एक्सप्रेशन ही पूछ लिया तो वो तो आप कर सकते हो, दूसरे ऐसे बनते हैं जहां पर आपको इस तरीके को कोई टर्म आ गई 0.99 रेज़ टू पावर 20, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस तो एग्जाम में छोड़ देने का ही फायदा है मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि बिना कैलकुलेटर के इसको एक्यूरेसी के साथ कोई कर पाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, अगर आपको किसी भी इवेंट का रिकरेंस इंटरवल पता है तो 1/TR करके आप निकाल सकते हो। नॉन अकरेंस क्या होगा, 1 माइनस अकरेंस का प्रोबेबिलिटी घटा दोगे तो नॉन अकरेंस की मिल जाएगी। ये रिस्क के यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिस्क क्या होता है, जैसे कि 20 ईयर्स का कोई डिजाइन पीरियड है, तो उसमें जो इवेंट है वो एक बार अकर हो, 2 बार अकर हो, 3 बार अकर हो, एक से ज्यादा बार अकर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है वो रिस्क होता है। अब एक बार अकर हो, 2 बार अकर हो, तो ये वाला निकालना डिफिकल्ट होता है। तो हम कभी भी अकर नहीं हो ये निकाल लेंगे। अब कोई इवेंट है वो या तो कभी भी अकर नहीं होगा या अकर होगा, अकर होगा तो फिर उसकी में डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, बट हमें उसमें नहीं जाना है। हमें नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसको 1 में से माइनस करने देना है, तो हमें अकर होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसमें वो सारे केसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे कि एक बार अकर हो रहा है, 2 बार अकर हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 साल का आपको अकर होने की प्रोबेबिलिटी ये है, 1 साल में अकर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है, n ईयर्स में अकर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दिस रेज़ टू पावर n हो जाएगी। 1 साल में अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p रेज़ टू पावर n हो जाएगी, क्योंकि किसी भी इवेंट के अकर होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज का सम होता है वो 1 होता है। बाकी क्वेश्चंस करोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब रिकरेंस इंटरवल जो है वो अगर कहीं पे आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल डेटा दिया है आपको, n नंबर ऑफ डेटा आपको दिया गया है और आपको रिकरेंस इंटरवल निकालना है, तो दो फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले भी काफी बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एक है वेबल फॉर्मूला, एक हेजन फॉर्मूला। ये अभी भी पढ़ रहे हैं फॉर्मूला, और लास्ट वाला जो पैराग्राफ है आपका सिलेबस में जिसमें फ्लड का हम डिस्कस करेंगे वहां पर भी सेम चीजें आएंगी। तो वेबुल फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी सबसे पहले तो जो डेटा दिया है उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो हर एक डेटा की एक रैंक हो जाएगी, सबसे ऊपर वाला 1 हो जाएगा, लास्ट वाला n हो जाएगा। इसके बाद किसी भी इवेंट का आपको रिकरेंस इंटरवल निकालना है तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई m तो उसकी रैंक है। जैसे 4 डेटा है आपके पास, सेकेंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में सेकेंड नंबर पे जो डेटा आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या होगा, 6 है टोटल डेटा, 6 + 1 डिवाइडेड बाई इसकी रैंक क्या है 2, तो 7/2 यानी 3.5 ईयर्स उसका रिकरेंस इंटरवल आ गया।
हेजन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस तरीके से रिकरेंस इंटरवल निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डबल मास कर्व, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस टॉपिक पर। पीछे हमने मास कर्व पढ़ा जिसमें हमने टाइम और क्यूमुलेटिव रेनफॉल का ग्राफ देखा था। ये डबल मास कर्व है, यानी इसकी एक्सिस पे भी क्यूमुलेटिव रेनफॉल होगा, वाई एक्सिस पे भी क्यूमुलेटिव रेनफॉल होगा। होता क्या है कि कोई एक कैचमेंट एरिया है, उसमें रेनगेज स्टेशन है, उनमें कोई एक रेनगेज स्टेशन ऐसा है जिसमें कि आपको डाउट हो रहा है कि किसी ड्यूरेशन में इसका डेटा है वो मिसिंग था या किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो वो हम चेक करने के लिए और उस मिसिंग डेटा को फाइंड करने के लिए डबल मास कर्व प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर उसके नियर बाय एन स्टेशंस हम जैसे कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 4 स्टेशंस उसके नज़दीकी हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन चारों का एवरेज रेनफॉल डेटा लेंगे। क्युमुलेटिव जो मीन के क्युमुलेटिव रेनफॉल होगा, उसको यहाँ पर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। जिस स्टेशन पे हमें डाउट है कि इसका डेटा मिसिंग हो सकता है किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन का, उसका हम क्युमुलेटिव रेनफॉल यहाँ पे प्लॉट करेंगे और इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, पहले ग्राफ ऐसा था और इस पॉइंट के बाद में ग्राफ ऐसा जा रहा है। यानी यहाँ पर कुछ डेटा है वो कंटिन्यू नहीं है, मिसिंग है यहाँ पर, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस ग्राफ का यूज़ करते हैं। अब वो मिसिंग डेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मुझे लगता है आप लोगों के सिलेबस की चीज़ नहीं है, वो थोड़ी एडवांस चीज़ है जो नहीं ज़रूरत होगी आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि इससे कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा चेक करते हैं, यानी डेटा मिसिंग तो नहीं है कहीं पर, वो चेक करते हैं और उस मिसिंग डेटा को इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट भी करते हैं। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। जो रेनफॉल हुआ है उसमें से क्या-क्या होगा प्रेसिपिटेशन में से? कुछ गड्ढे कहीं पे हैं, वहाँ पर कुछ स्टोर हो गया, उसको हम बोल देंगे डिप्रेशन स्टोरेज। कुछ इंटरसेप्शन होगा कि अर्थ सरफेस तक वो बारिश का पानी पहुँचा ही नहीं। कैसे नहीं पहुँचेगा? फॉर एग्जांपल कोई प्लांट्स है, उनकी लीव्स पे कुछ पानी अटक गया। वो प्लांट्स कुछ तो वहाँ पे गीली होंगी ना लीव्स, तो कुछ तो वहाँ पे पानी रुकेगा। वो इंटरसेप्शन हो गया। उसके बाद जो पानी अब भरा हुआ है, जो भी वाटर बॉडीज़ में है, कहीं पर भी प्रेज़ेंट है, उसका इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन क्या होगा? वो प्रोसेस जिससे कि वाटर है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके जो वाटर बॉडी है या जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि गीला है, उससे वो बाहर निकल जाएगा। आप कपड़े सुखाते हो, वो भी एक इवेपोरेशन है कि उसमें पहले वाटर था, वो अब हीट के कारण वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इवेपोरेशन में यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। आप वाटर को बॉयल कर रहे हो, वो इवेपोरेशन नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा जहाँ पर वो था। वो होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या कहता है कि इवेपोरेशन में एक लॉ है, डाल्टन्स लॉ, जो क्या कहता है कि ये प्रोपोर्शनल होगा ईएस माइनस ईए के, और यहाँ पर ये कोएफिशिएंट आएगा सी। सी तो आपको पता है कि कांस्टेंट है। ईएस है सैचुरेशन वेपर प्रेशर, जो हमने प्रेसिपिटेशन में पीछे पढ़ के आए हैं। ये है एक्चुअल वेपर प्रेशर। तो इन दोनों का डिफरेंस है, इसको डेफिसिट बोला जाता है और इसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी अभी जो वेपर प्रेशर और सैचुरेशन पे वेपर प्रेशर क्या होगा, उन दोनों के डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा क्विकली इवेपोरेशन होगा। और यही होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ये गैप जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा और इवेपोरेशन आपका काफ़ी क्विकली होगा, फास्ट रेट से होगा। अब इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। विंड जितनी ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे कि यहाँ पर वाटर प्रेज़ेंट है, तो यहाँ पर जो वेपर बनी है, विंड इसको ले जाएगी और यहाँ पर नई एयर आएगी। नई एयर आएगी तो उसमें भी कुछ वेपर जाएगा। तो ये विंड के मूवमेंट के कारण भी इवेपोरेशन है वो बढ़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण भी हायर एल्टीट्यूड पे इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा। अगर वाटर में इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसके कारण इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये कोई वाटर बॉडी है। अब इसमें अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ है तो कुछ सरफेस तो वो भी कवर करेंगी ना पूरे सरफेस एरिया में से। कुछ सरफेस एरिया तो वो भी कवर करेंगी। उतने पोर्शन में से इवेपोरेशन अब नहीं होगा, तो इम्प्योरिटीज़ के कारण डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है शेप और साइज़ ऑफ वाटर सरफेस। कोई वाटर बॉडी है तो उसका सरफेस कैसा है? अगर वो कॉन्वेक्स सरफेस है तो उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, फ्लैट में कम होगा, कॉनकेव है वो उसमें फ्लैट से भी कम होगा। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बार। अब एस्टिमेशन को हम मेज़र कैसे कर सकते हैं? तो है क्या इवेपोरेशन? बेसिकली वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है। तो हम इसको मेज़र करने के लिए सिंपल सा एक ओपन पैन होता है, बड़ा-सा एक कह सकते हो आप, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, जिसको आप पानी का भर के और रख दोगे ओपन एटमॉस्फेयर में।
तो इवेपोरेशन उससे होता रहेगा, उसके साथ स्केल अटैच्ड होगा जिस पे हम रीडिंग ले लेते हैं। ऑब्वियसली कुछ तो स्पेसिफिकेशंस होंगे, ऐसे किसी भी बर्तन में पानी भर के हम नहीं रखेंगे। तो स्पेसिफिकेशंस क्या है इंडियन स्टैंडर्ड पैन का? ये डायमीटर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1220 mm का इसका डाया होता है। नीचे से ये रखा जाता है वुडन, इस पे वुडन पे क्यों रखा जाता है? ताकि अर्थ सरफेस से कोई हीट लेके ऑपरेशन ना हो, जस्ट एटमॉस्फेयर जो है उससे हीट है उसके कारण ऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ पे थर्मामीटर भी कनेक्टेड है, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट गेज है, सिल्टिंग व्हेल है। बेसिकली इसके अंदर हम रीडिंग लेते हैं। ये ऑपरेशन तो पूरे से हो रहा है, अंदर इसमें स्केल लगी हुई है और हम इसमें रीडिंग लेते हैं। डेप्थ इसकी 0.255 मीटर होती है और इसके ऊपर होता है एक, ये बना होता है कॉपर शीट का और इसके ऊपर एक वायर की मैशिंग इस तरीके से होती है। ये क्यों दी जाती है? क्योंकि बर्ड्स वगैरह आके पानी ना पी जाए तो हम उसको इवेपोरेशन में काउंट कर लेंगे, तो उसको लिए ये कवर किया गया होता है। डेप्थ ऑफ इवेपोरेशन अब क्या होगा, इसमें जो रीडिंग आ रही है उसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल इवेपोरेशन मिलेगा। फैक्टर अब यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल जो वाटर बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी सी लेक है, उसमें जो इवेपोरेशन हो रहा है और इसमें जो इवेपोरेशन हो रहा है कुछ तो डिफरेंस होगा। एक्चुअल इवेपोरेशन है वो इससे कम होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? डेप्थ ऑफ इवेपोरेशन पैन कोफिशिएंट इनटू पैन इवेपोरेशन। ये रट लो आप दोनों चीजें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएस पैन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.8 होती है, यूएस क्लास ए पैन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.7 होती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे थोड़ा कम पूछा जाता है, बट इसकी भी आईएस जो इंडियन स्टैंडर्ड वाला है उसी के इक्वल होती है। तो बेसिकली ये दोनों ऐसे ही मैकेनिज्म होते हैं, यूएस वाले में भी इसमें भी साइज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट मुझे लगता है कि आप इंडियन स्टैंडर्ड वाले का साइज याद रख लो तो वो भी सफिशिएंट होगा। ये यहाँ पर कॉपर शीट का बना हुआ है जिसकी थिकनेस है 0.9 mm। इसके अलावा कुछ इंपेरिकल मेथड्स भी होते हैं, ये तो फील्ड में मेजर करने का एक तरीका हो गया। इसके अलावा इंपेरिकल मेथड हैं दो, मेयर्स इक्वेशन और रोवर्स इक्वेशन। दोनों इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड सी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली आपकी जेई की लेवल में तो नहीं पूछे जाएंगे। एटलीस्ट नाम आपको पता होना चाहिए। मेयर्स इक्वेशन क्या कहती है? CES माइनस E8। E8 क्या है? एयर वेपर प्रेशर एट मीटर अबव वाटर सरफेस। फॉर एग्जाम्पल कोई लेक है, आपको इसका इवेपोरेशन निकालना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला से आप कैसे निकालोगे? एक C कोफिशिएंट होगा, सैचुरेशन वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट होता है सेम लेवल पे, रिड्यूस लेवल अगर सेम हो तो। एयर वेपर प्रेशर क्या होगा? 8 मीटर अबव वाटर सरफेस आप निकालोगे। और V9 क्या है? विंड वेलोसिटी एट 9 मीटर अबव ग्राउंड सरफेस। तो ये सारी रीडिंग आप फील्ड में मेजर कर लोगे, ले लोगे, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के आप मेयर्स इक्वेशन से इवेपोरेशन निकाल सकते हो। दूसरी रोल्स इक्वेशन है जो और भी लेंदी है। इसमें क्वेश्चंस वैसे तो नहीं होंगे, और हो तो मुझे लगता है शायद ऐसे हो सकते हैं कि किस किस पर डिपेंड करता है या कौन कौन सा इसके फॉर्मूले में आएगा। V0 मीन वेलोसिटी एट ग्राउंड लेवल है, PA मीन बैरोमेट्रिक प्रेशर है। ये इंपॉर्टेंट है। जो वेलोसिटी है उसमें वेरिएशंस कहते, वेलोसिटी किसकी? विंड की वेलोसिटी है, उसमें हाइट के साथ साथ कैसे चेंजेस होंगे, वेरिएशंस होंगे। तो VH है वो विंड वेलोसिटी है एट एलिवेशन H अबव ग्राउंड सरफेस। इट्स कॉल्ड 1/7 पावर लॉ। तो थ्योरी में पूछा जा सकता है 1/7 पावर लॉ क्या है या किसी पावर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हाइट के साथ साथ विंड वेलोसिटी हाइट रेज टू पावर 1/7 की टर्म में चेंज होगा उसमें। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमने देखा किसी भी सरफेस से, वाटर बॉडी से जो इवेपोरेशन हो, जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन के जो उड़ रहा है पानी वहां से, वो इवेपोरेशन है। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट की लीव्स जो होती हैं वहां से जो वाटर वेपर एस्केप करता है वो ट्रांसपिरेशन है। तो एज ए मतलब इरिगेशन इंजीनियर हम जब इन चीजों को स्टडी करते हैं तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को साथ में स्टडी करते हैं कि कोई फील्ड है उसमें हमें कितना पानी सप्लाई करना है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि प्लांट की लीव से कितना इवेपोरेट हो रहा है, ग्राउंड सरफेस से कितना हो रहा है। तो इनको हम कंबाइंडली स्टडी करते हैं और इवेपो ट्रांसपिरेशन टर्म इसके लिए यूज की जाती है। तो इवेपोरेशन आपने देख लिया, ट्रांसपिरेशन भी देख लिया, दोनों को कंबाइंड कर दें तो वो इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा। अब इवेपो ट्रांसपिरेशन की कंबाइंडली हम बात तब करते हैं मोस्टली जब हम जैसे इरिगेशन से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। क्योंकि इरिगेशन में क्या होगा, हमने वाटर सप्लाई किया फील्ड में, वो वाटर है वो लॉस होगा, तो लॉस क्या होगा? या तो प्लांट की लीव से ट्रांसपिरेशन होगा या फिर इवेपोरेशन होगा।
तो हम उनको कंबाइंडली स्टडी करते हैं। अब कोई ग्राउंड सरफेस है, उससे कंबाइंडली लॉस कितना हो रहा है इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है, हम यहाँ पर ये एक रख देते हैं, इस डिवाइस को बोला जाता है लीजीमीटर। इसका ग्राफिकल वर्जन ऐसे कुछ होगा, मतलब व्यू ग्राफिकल। ये जैसे टैंक है, इसमें आपने फिर प्लांट्स भी लगा दिए अंदर, जो क्रॉप जिसके लिए आप निकाल रहे हो, ये जिस सोइल के लिए, उसमें आपने इस तरीके से प्लांट्स लगा दिए यहाँ पर। इस टैंक में आपने पानी डाला तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है जो कि ड्रेन आउट हो रहा है, उसको हम इधर रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे। तो टोटल पानी हमने कितना डाला ये हमें पता है, रिसीवर में कितना कलेक्ट हुआ वो हमें पता है। इन दोनों का डिफरेंस था वो कहाँ गया, वो इवेपोरेशन में और ट्रांसपिरेशन में लॉस हुआ है। तो इसको लीजीमीटर बोला जाता है, और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे ये लीजीमीटर्स हैं। और ये रेन गेज यहाँ पे इसलिए रखा गया है कि अगर उस ड्यूरेशन में कुछ रेनफॉल भी हो रहा है तो वो भी हम मेजर कर पाएंगे, क्योंकि हमें वो भी तो फिर ऐड करना पड़ेगा ना, जो सप्लाई किया है उसमें हमें उसको ऐड करना पड़ेगा कि इतना रेन वाटर के कारण ऐड हुआ है वाटर। और इसमें हम सप्लाई वाटर इतना करेंगे कि सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की, क्योंकि एक्चुअल फील्ड कंडीशंस को हम सिमुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो आपको दिख रही है ना लीजीमीटर, इनके अंदर आप प्लांट्स लगा दोगे और यहाँ पर जो इवेपोट्रांसपिरेशन है उसको मेजर कर लोगे। नाम ही पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिकल मेथड क्या हो सकते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन के, ब्लेनी क्रिडल इक्वेशन है, जिसमें U होता है इज इक्वल टू K इंटू एफ। U मंथली कंजप्टिव यूज है, मंथली कंजप्टिव यूज क्या है, मंथली जो इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ बेसिकली वही है। U इज इक्वल टू के एफ, यू है मंथली कंजप्टिव यूज। ये वाली टर्म है अभी आपको थोड़ी नहीं समझ आ रही है, आप छोड़ दो, हम इसको इरिगेशन में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये इवेपोट्रांसपिरेशन की जो डेप्थ है वो है, एक मंथ में कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है। के एम्पिरिकल कोफिशिएंट है जो कि क्रॉप की टाइप पे डिपेंड करेगा। एफ है वो मंथली कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है, तो यू इक्वल आ जाएगा के इंटू एफ के। एफ को आप इस तरीके से निकालोगे। पी यहाँ पर अब है क्या बेसिकली कि कितना ज्यादा सनलाइट है, डे आवर कितने ज्यादा है, इन सब पे ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर एफ ये जो फैक्टर है, इसने सारी ये चीजें कंसिडर कर ली हैं अपने अंदर, क्योंकि एफ इक्वल है पी 4.67 टीएम प्लस 8.13 अपॉन 100। पीएम क्या है, मंथली डे लाइट आवर्स है, एक दिन में ऐसे हो, मतलब एक दिन में 8 घंटे फॉर एग्जांपल धूप रह रही है, सनलाइट रह रही है, तो 30 दिन का आप निकाल लोगे 240, वो आपका पी हो जाएगा। इसको हम सॉरी वन पीस नहीं होगा, उसको हम परसेंटेज में करेंगे, टोटल डे लाइट आवर्स, मतलब 12 आप 12 आवर डे का कंसिडर कर रहे हो, उसमें 4 आवर सनलाइट है, तो टोटल 30 डेज का क्या हो जाएगा, 30 इंटू 4 तो सनलाइट आवर डिवाइडेड बाई डे आवर, डे लाइट आवर हो जाएगा 12 इंटू 4 और इंटू 100। तो परसेंटेज में आप इस इक्वेशन में रखोगे। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट, और मैंने देखे भी नहीं है इस फॉर्मूले में क्वेश्चंस। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है कि ब्लेनी-क्रिंडल इक्वेशन है किसके लिए है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टीएम यहाँ पर है, ये मीन मंथली टेम्परेचर है, और के डिपेंड करेगा लोकेशन एंड टाइप ऑफ क्रॉप पे। ऑब्वियसली हर एक जगह पे इवेपोरेशन सेम नहीं होता है, तो लोकेशन और टाइप वाले जो वेरिएबल्स होंगे उनको के कंसिडर कर रहा है अपने अंदर। नेक्स्ट आता है रन ऑफ। रन ऑफ क्या है, बारिश हुई, कुछ गड्ढे जो थे वो भर गए पानी के, जहां जहां पे प्लांट की लीव वगैरह पे ग्राउंड सरफेस से पहले जो इंटरसेप्शन होना था वो भी हो गया। अब क्या हो रहा है, जो भी पानी बचा हुआ है वो सारा का सारा रिवर में जाएगा, और उसके पास में जो स्ट्रीम जा रही है उसमें जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। तो रन ऑफ कौन सा वाटर है, जो कि फ्लोइंग स्टेट पे है और ग्राउंड सरफेस के ऊपर रन करता है, बट बेसिकली पूरा ग्राउंड सरफेस के ऊपर ही रन नहीं करता है, क्योंकि रन ऑफ को हम 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सरफेस रन ऑफ, जिसको हम ओवरलैंड फ्लो भी बोलते हैं, जो कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर ही रन कर रहा है, ये सरफेस रन ऑफ है। एक सब सरफेस रन ऑफ भी होता है कि ये कोई रिवर या स्ट्रीम थी, इसमें से ये नीचे पेनिट्रेट तो हो गया वाटर, बट ज्यादा डीप नहीं जा पाया, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्ले की लेयर थी, और सोइल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि क्ले है वो इम्परमेबल है, तो वाटर नीचे जा नहीं पाएगा, तो ये इस लेक के साथ साथ ही ये सरफेस के नीचे इस तरीके से ट्रेवल करेगा, तो ये सब सरफेस फ्लो या इंटरफ्लो होगा। बेस फ्लो क्या हो गया कि डीप नीचे परकोलेट हो चुका है, ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लिया है इसने, उसके बाद अगर ये रिवर को ज्वाइन करता है, समुद्र को ज्वाइन करता है रिवर के साथ में, तो वो बेस फ्लो है। अब ओवरलैंड फ्लो है, कौन सा पोर्शन है रन ऑफ का, जो कि सरफेस पे ट्रेवल कर रहा है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया।
ड्रेनेज डेंसिटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एरिया है, ये एक एरिया है, मान लिया इसके अंदर से ये 3 स्ट्रीम 3 रिवर जा रही हैं। ये 1 किलोमीटर की है, ये हाफ किलोमीटर की है, ये हाफ किलोमीटर है की है। तो आप इन तीनों की लेंथ तीनों की लेंथ को ऐड कर दो, 1 + 0.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय एरिया, ये आपकी हो जाएगी ड्रेनेज डेंसिटी। और यहाँ पर जितनी ज्यादा ड्रेनेज डेंसिटी होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना क्विकली वो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा कैचमेंट से। अब फैक्टर्स कौन कौन से रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स में सारे पे तो नहीं, बट कुछ कुछ अच्छे फैक्टर हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। स्नो है तो काफी टाइम बाद रन ऑफ होगा, रेन है तो क्विकली हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, बहुत फास्ट रेट से हो रहा है तो जल्दी रन ऑफ हो जाएगा, ज्यादा रन ऑफ हमें मिलेगा क्योंकि वहां पर लॉसेज कम होंगे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह के। इन्फिल्ट्रेशन क्या है? ग्राउंड सरफेस के अंदर चला जाता है पानी, जो बारिश का पानी है कुछ पोर्शन तो उसका ग्राउंड सरफेस के नीचे चला जाता होगा ना, वो इन्फिल्ट्रेशन है। हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, बहुत तेज बारिश आ रही है तो स्ट्रीम में रिवर में डिस्चार्ज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि अब इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज वगैरह कम हो गए हैं। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, फॉर एग्जाम्पल सेम इंटेंसिटी से ज्यादा ड्यूरेशन तक रेनफॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा रन ऑफ देखने को मिलेगा। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कैचमेंट एरिया, हैवी रेनफॉल अगर लोअर रीचेज में हो रहा है तो रैपिड फ्लो होगा। लोअर रीचेज क्या है? जैसे ऐसे है, ये कोई रिवर है और ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई माउंटेन है, ये कैचमेंट एरिया इसका ये। तो लोअर रीचेज यानी कम हाइट वाला जो एरिया है, यहाँ पे अगर रेनफॉल होगा तो क्विकली हमें रिवर में डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और वहीं पर ऊपर वाले में है तो हमें स्लोली वो डिस्चार्ज रिवर में अकर होगा, दिखेगा। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। हाई टेम्परेचर और हाई विंड वेलोसिटी है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपका रन ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेसिपिटेशन में से ही ये सारे लॉसेज होने हैं, डिप्रेशन, स्टोरेज, इंटरसेप्शन, ट्रांसपिरेशन, सरफेस रन ऑफ। या रिवर में से फ्लो होते होते भी उसमें से जो इवेपोरेशन लॉस हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, तो आगे के पॉइंट्स पे हमें सरफेस रन ऑफ कम देखने को मिलेगा। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ सॉइल, ऑब्वियसली हमने सॉइल मैकेनिज्म में पढ़े है ये चीज की, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होगा तो इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो रन ऑफ कम हो जाएगा। फाइल ग्रेन्ड सॉइल्स अगर है तो उस केस में इनफिल्ट्रेशन कम होगा तो सरफेस रन ऑफ ज्यादा मिलेगा। लैंड यूज, लैंड पे अगर थिक फॉरेस्ट है, वेजिटेटिव एरिया है, जंगल में बारिश होगी तो उतना रन ऑफ हमें नहीं मिलेगा ना जितना एक सिटी में होने पे मिलता है, क्योंकि सिटी में तो काफी सारा एरिया है, वो बिल्टअप एरिया है, वहां पे फ्लोरिंग हो गई है, रोड बन गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन होने के लिए जगह ही नहीं बची है, तो वाटर रन ऑफ में ही जाएगा। लेकिन वेजिटेटिव कवर वगैरह जहाँ पर है, फॉरेस्ट एरिया, वहां पर तो काफी इन्फिल्ट्रेशन भी होगा। एरिया ऑफ बेसिन, ओबियसली लार्ज एरिया होगा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया किसी को अगर नई टर्म लग रही है तो मैं बता देती हूँ बेसिकली होता क्या है कैचमेंट एरिया। कोई आपकी रिवर है, जितने एरिया का भी पानी उस रिवर में आ रहा है वो उसका कैचमेंट एरिया है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा रन ऑफ होगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दो टाइप के शेप हो सकते हैं, एक तो फैन शेप और एक फर्न शेप। फर्न शेप को लीफ शेप भी बोला जाता है क्योंकि प्लांट की लीफ की शेप का है। अब इसमें यहाँ से एक स्ट्रीम जा रही है, मेन स्ट्रीम है, और ये जो माइनर स्ट्रीम है कह सकते हो, छोटी जो दूसरी स्ट्रीम्स है वो है। इसमें क्या है? ये मेन स्ट्रीम है और ये दूसरी स्ट्रीम्स है। तो इसमें क्या होगा? इसका सेंट्रोइड यहाँ पे आसपास है, तो ये जो भी स्ट्रीम्स में से पानी आ रहा है वो सेंट्रोइड के आसपास इसको ज्वाइन कर लेगा मेन स्ट्रीम को। तो इसमें जो डिस्चार्ज हमें जो रन ऑफ देखने को मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, इसमें रन ऑफ देखने को मिलेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो धीरे धीरे उसमें डिस्चार्ज पास होगा तो क्यू की वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी। टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है एज ए रन ऑफ जार है वो धीरे धीरे इसमें पास होगा, इसमें क्विकली हो जाएगा क्योंकि सेंट्रोइड के आसपास ही ज्यादातर स्ट्रीम्स यहाँ पे मिल रही हैं इस पे। स्लोप ऑफ कैचमेंट पे डिपेंड करेगा, स्टीप स्लोप होगा तो ज्यादा रन ऑफ मिलेगा हमें। ओरिएंटेशन ऑफ कैचमेंट पे डिपेंड करेगा, नेचुरल ड्रेनेज पे डिपेंड करेगा, स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्वियसली डिप्रेशन वगैरह स्टोरेज है, जैसे लेक वगैरह है, कोई कोई वाटर बॉडी है वहां जहां पर वाटर स्टोर हो रहा है कैचमेंट में, तो रन ऑफ हमें कम मिलेगा। नेक्स्ट आता है एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ। तो एक तो है एम्पिरिकल मेथड, ये इंग्लिश एंड डिसूजा फॉर्मूला है,
यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं कि कौन से एरिया के लिए कौन-सा फ़ॉर्मूला डेवलप हुआ और कभी-कभी फ़ॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो इंग्लिश एंड डिसूज़ा जो फ़ॉर्मूला है, ये बॉम्बे के कैचमेंट्स के लिए हुआ था, महाराष्ट्र के कैचमेंट्स के लिए हुआ था बेसिकली। तो बॉम्बे का अगर होगा तो इसमें ये इंग्लिश एंड डिसूज़ा फ़ॉर्मूला आप यूज़ करोगे। घाट एरियाज़ के लिए ये फ़ॉर्मूला होगा, प्लेन एरियाज़ के लिए ये फ़ॉर्मूला होगा। एम्पिरिकल मेथड था ये। एम्पिरिकल मेथड क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करते हैं और रेनफॉल और रन ऑफ में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वो अफेक्टेड होगा कि वहाँ पे कैचमेंट एरिया की जैसी कैरेक्टरिस्टिक थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स थे, सेम वैसे ही कहीं पर होंगे तब तो वो एप्लीकेबल होगा। बट डिफरेंट हुआ तो ये फ़ॉर्मूला हम वहाँ पे नहीं लगा सकते। इसलिए ये जिस एरिया के लिए डेवलप किए गए हैं, वहीं पर एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट आता है रन ऑफ कोएफिशिएंट। इसमें क्या होगा कि हम एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें प्रेसिपिटेशन को। जैसे वेजिटेटिव कवर है, तो हम बोल दें कि 30% इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, 70% रन ऑफ हो रहा है। कोई बिल्ट अप एरिया तो हम बोल दें 90% रन ऑफ हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक फैक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो के वो फैक्टर है जो कि डिपेंड करेगा एरिया वहाँ का कैसा है। पी से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आर आ जाएगा। दूसरा होता है इन्फिल्ट्रेशन मेथड। इन्फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन का एक कर्व होता है जिसको हम ये इस तरीके से बनता है, इसको अगर हम प्लॉट कर दें हेटोग्राफ कर्व के ऊपर, तो ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन को, यानी इसके नीचे वाला सारा तो ग्राउंड सरफेस के अंदर चला जाएगा पानी और ऊपर का जो सारा है वो एज ए रन ऑफ हमें मिलेगा। उसके बाद एक है रेशनल फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या किया कि ड्रेनेज एरिया को डिवाइड किया गया नंबर ऑफ सब एरियाज में डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कैचमेंट है, ये आपकी स्ट्रीम है, ऐसा है मान लिया कैचमेंट। तो अब आपको दिख रहा होगा ए पॉइंट है वो सबसे फारदेस्ट है स्ट्रीम से। इस पे जो बारिश हुई है उसको इस रिवर में पहुंचने पे, रिवर्स में आप कहाँ पहुंचना है इस आउटलेट पे हम चेक कर रहे हैं। तो ए पर जो बारिश हुई है, जो पानी बारिश का आया है, उसको यहाँ आउटलेट तक पहुंचने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ए को जितना टाइम लग रहा है वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है इस कैचमेंट के लिए। ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिस पर कि पूरा का पूरा कैचमेंट है वो डिस्चार्ज में, रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा। कैसे? इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो तो रिवर को जॉइन कर रहा है, वो तो आउटलेट पे हमें मिल रहा है, बट यहाँ वाला अभी तक नहीं मिलने लगा है। फिर थोड़ा दूर का एरिया कंट्रीब्यूट करने लगेगा। ऐसे करके जब ए पॉइंट कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा तो वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होगा, वो ड्यूरेशन। और उस टाइम हम कह सकते हैं कि अब पूरा का पूरा कैचमेंट है वो कंट्रीब्यूट करने लग गया है, तो कहीं पर भी रेनफॉल ऐसा हो रहा है जिसकी ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि पूरा कैचमेंट एरिया अब कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहाँ पर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम छोटे-छोटे पार्ट्स में हम कैचमेंट को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये अगर कैचमेंट है, तो मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ कि इनिशियली इस वाले सेगमेंट का मिलेगा, उसके बाद सेकंड वाला कर दिया। तो इसके लिए टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कुछ होगा, सेकंड वाले के लिए कुछ होगा। तो इंडिविजुअल का टाइम ऑफ कंसंट्रेशन अगर पता है तो इस फॉर्मूले से आप क्यू निकाल सकते हो। आई रेनफॉल इंटेंसिटी है, एरिया ऑफ सब एरिया हो, मतलब सेम फॉर्मूला ही अगर छठा कैचमेंट है तो आप पूरे कैचमेंट के लिए एक साथ लगा सकते हो और आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम जिसकी मेथड की बात कर रहे हैं वो ये कहता है कि हम डिफरेंट पार्ट्स में हम एरिया को डिवाइड कर सकते हैं और इंडिविजुअल का डिस्चार्ज निकाल के फिर भी डिस्चार्ज निकाल सकते हैं कंबाइंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि Q इक्वल आ गया है ये 2.78 CI इंटू ए, आई रेनफॉल इंटेंसिटी है, ये इसकी ड्यूरेशन होगी, सेंटीमीटर पर आर यूनिट होगी इसकी, और एरिया अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब पर आर, आप कन्वर्ट करके इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको डिस्चार्ज की यूनिट मिल रही है। 2.78 भी यहीं से आता है क्योंकि एरिया यहाँ पर हम किलोमीटर स्क्वायर में लेते हैं और ये सेंटीमीटर पर आर में लेते हैं, जबकि हमें डिस्चार्ज है ये चाहिए होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत लग रही है याद रखने में तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप खुद से निकाल लो। सी आपका कांस्टेंट है, आई सेंटीमीटर पर आर में है तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया, नीचे आर था तो आर को सेकंड में करेंगे तो 3600 हो गया। उसके बाद एरिया है किलोमीटर स्क्वायर तो 10⁻6 हो गया ये। तो इस तरीके से आपका ये 2.78 वाला फैक्टर आ जाएगा और ये फॉर्मूला काफी जगह यूज होता है। अब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हमने कर लिया डिस्कस क्या होगा,
इस डायग्राम की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि A1 वाला एरिया है, इसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कुछ होगा, A2 का कुछ अलग होगा, ऑब्वियसली A1 से ज़्यादा होगा, A3 का A1 A2 दोनों से ज़्यादा होगा। अब आता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन क्या है? वो प्रोसेस, अब यहाँ पर 2 टर्म होती है, इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दोनों को सेम ही समझते हैं। ऐसा नहीं है। ये आपकी ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस के अंदर वाटर एंटर हो रहा है, वो आपका प्रोसेस है इन्फिल्ट्रेशन का। वहीं पर अब एंटर हो गया वाटर, ग्राउंड सरफेस के अंदर आ चुका है। अब ये और नीचे जाता है, ग्राउंड सरफेस के अंदर ही अंदर मूव करता है, वो होता है परकोलेशन। और हाँ, ये दोनों टर्म इंटरडिपेंडेंट है। क्या परकोलेशन नहीं होगा तो इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यू नहीं रह पाएगा? जो वाटर यहाँ पे आया था इनफिल्टर होके, वो अगर यही रुका हुआ है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है, तो क्या और वाटर इनफिल्टर होगा? जगह ही नहीं है, कहाँ जाएगा इनफिल्टर होके? तो परकोलेशन होता रहेगा, तभी इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यू रह पाता है। अब एक टर्म होती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कोई भी सॉइल है, उसकी पर्टिकुलर जो कंडीशन में वो प्रेजेंट है, मैक्सिमम वो कितना इन्फिल्ट्रेशन करा सकती है, वो होती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। मैक्सिमम किस रेट से वाटर इन्फिल्टर कर सकता है इसमें। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, और वैसे तो इसमें क्वेश्चंस काफी मिलेंगे, बट मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कुछ आपको कंफ्यूज होने की या कुछ बार बार पढ़ने की जरूरत है। बहुत कॉमन सेंस वाली सी बात है। मैं बोलूँ कि 2 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से रेनफॉल हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपकी है 3 सेंटीमीटर पर आवर से, मतलब ग्राउंड सरफेस में मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से वाटर इन्फिल्टर हो सकता है। तो अब क्या होगा? आपका इन्फिल्ट्रेशन किस रेट से होगा? ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से होगा, क्योंकि बारिश से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन थोड़े हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, पानी नहीं होगा तो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बारिश हो रही है 5 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से, और आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 3 सेंटीमीटर पर आवर है, तो अब मैक्सिमम रेट जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है, उस रेट से इन्फिल्ट्रेशन होगा बिना रुके, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 सेंटीमीटर पर आवर की रेनफॉल में 3 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो यही चीज यहाँ पे वर्ड्स में लिख दी है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ। एफ ए क्या है एक्चुअल में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, एफ क्या है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो आई अगर ग्रेटर है एफ से, तो उस केस में एफ ए इक्वल होगा एफ के, और एफ ए आई के इक्वल होगा अगर आई लेस देन एफ है तो। अब क्या होगा? इनिशियली सॉइल ड्राई है तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। आपने देखा होगा इनिशियली बारिश होते एकदम से में रन ऑफ देखने को नहीं मिलता है। इनिशियली ड्राई होती है सॉइल, तो काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है उसकी, धीरे धीरे वो सैचुरेट होने लगती है, तो उसका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो डिक्रीज होता है। अब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसा बनता है। इनिशियली F0 थी t इज इक्वल टू 0 पे, उसके बाद डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पे आ जाके कांस्टेंट हो गई है। ये टाइम t है, और ये यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी F को हमने प्लॉट किया है, और FC है, ये लिमिटिंग या क्रिटिकल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। और ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एफ टी किसी भी टाइम पे आपको इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालना है, तो वो क्या होगा? एफ सी प्लस एफ जीरो माइनस एफ सी ई रेज टू पावर माइनस के टी। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी बार एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत आए, तो आप ये देखिए कि टी इज इक्वल टू 0 पे आपका एफ है वो एफ जीरो के इक्वल आना चाहिए। आप टी 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, एफ सी प्लस एफ जीरो माइनस एफ सी, एफ एफ जीरो के इक्वल आ गया। टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा? एफ टी है, ये इक्वल आ जाएगा, ये 1 माइनस इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो गया। तो इसको मतलब इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1/0 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वाली टर्म बेसिकली 0 हो रही है। तो एफ टी आपका एफ सी के इक्वल आ रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फिल्ट्रेशन रेट्स को अफेक्ट करते हैं? सोयल मॉइस्चर, ड्राई सोयल होगी तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली सोयल का टाइप कौन सा है? कोर्स ग्रेन्ड है तो ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा। फाइन्स क्ले पार्टिकल्स कितने ज्यादा प्रेजेंट हैं जो भी सोइल वहां पर है, अगर वो ज्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकेंगे वो। उसके बाद वेजिटेटिव कवर, डेंस वेजिटेटिव कवर होगा तो उस केस में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। और इसकी आपको थोड़ा तो रियलाइज भी हो रहा होगा, विजुअलाइज कर पा रहे होंगे आप इसको इससे भी समझ सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल वेजिटेटिव कवर नहीं है, ओपन मतलब ग्राउंड सरफेस है, एक्सपोज्ड है एटमोस्फेयर को, तो उसमें क्या होगा कि जब इन्फिल्ट्रेशन होगा तो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है, हम उसके ऊपर चलते हैं उससे भी कॉम्पैक्ट हो जाती है ह्यूमन मूवमेंट से, तो इसके कारण उसकी परमेबिलिटी घट जाती है। वहीं पे वेजिटेटिव कवर है तो वो इम्पैक्ट भी उस पर नहीं आएगा, इन्फिल्ट्रेशन वाला वाटर जाके उस पर नहीं टकराएगा, वो वेजिटेटिव कवर पे टकराएगा, तो उसके कारण कॉम्पैक्शन हो रहा है वो भी नहीं होगा।
वेजिटेटिव कवर है, उसकी लीव्स हैं, वो भी उसको उतना कॉम्पैक्ट नहीं होने देंगी। तो इसके कारण इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ता है। सरफेस पे फाइन्स जितने ज़्यादा होंगे वो इन्फिल्ट्रेशन रेट को घटाएँगे। कॉम्पैक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेशन घटेगा क्योंकि वॉइड्स घट रहे हैं। स्टोरेज कितना अवेलेबल है सोइल स्ट्रेटम में, तो पोरोसिटी पे ये डिपेंड करेगा। अगर पोरोसिटी ज़्यादा है सोइल स्ट्रेटम की तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। सरफेस डिटेंशन, जैसे कि ये ग्राउंड सरफेस है, इसके हम इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। इस पर एक तो यहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है 1 सेंटीमीटर तक, एक हो रहा है 5 सेंटीमीटर तक। आपको दिख रहा होगा इसमें ज़्यादा वाटर इनफिल्टर होगा, क्योंकि स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर, उसमें जो डेप्थ ऑफ सरफेस डिटेंशन है वो ज़्यादा है, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लग रहा है अब यहाँ पे पानी पे। टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर घटाएँगे तो विस्कोसिटी टेम्परेचर को बढ़ाएँगे तो विस्कोसिटी घटेगी और इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमने देखा था कि विस्कोसिटी को घटाने से परमेबिलिटी बढ़ती थी। मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की बात करें तो एक तो फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर होता है, जिसमें कि ये ग्राउंड सरफेस है। इसकी ये सिलेंडर बेसिकली ऐसा होता है, ये सिलेंडर है और ये यहाँ टॉप और बॉटम से खुला है एकदम। आपने इसको ग्राउंड सरफेस के अंदर दबा दिया। इस तरीके से दबाते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर में बाहर रहे। यहाँ पे हम डेप्थ ऑफ वाटर लगा ये मतलब लगा रखते हैं, वाटर की स्टैंडिंग डेप्थ रखते हैं, वाटर भर देते हैं इसमें बेसिकली, और देखते हैं कि किस रेट से वाटर इनफिल्टर हो रहा है। तो मेटल सिलेंडर होता है, दोनों एंड्स में ये ओपन होता है, तो आप इसको धँसा देते हो एकदम ग्राउंड सरफेस के अंदर और उसमें मेजर कर लेते हो फिर क्योंकि यहाँ पर वाटर दिख रहा है ना आपको कितना डेप्थ है और टाइम के साथ-साथ कितना डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि फ्लडिंग टाइप में ये नेचुरल कंडीशंस को उतने अच्छे से सिमुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि बारिश होती है तब तो ऐसे नहीं होती ना, हर जगह स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पर रेनफॉल सिमुलेटर टाइप इन्फ्लेक्ट्रोमीटर, जिसमें कि स्प्रिंकलर की हेल्प से स्प्रे करते हैं हम वाटर का और यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन आपका ऑब्वियसली आ जाएगा। जो रन ऑफ हो रहा है एरिया से वो हम इकट्ठा कर लेंगे, तो रेनफॉल में से रन ऑफ घटाएँगे तो इन्फिल्ट्रेशन आ जाएगा। जैसा ये फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर था, वैसा ही डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर भी होता है, जो थोड़ा-सा इससे ज़्यादा एक्यूरेट होगा फ्लडिंग टाइप पे। उसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर यहाँ पर भी होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो बेसिकली एरिया किससे फ्लो हो रहा है, वो हम ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र कर पाएँगे। इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होती है फाई इंडेक्स, एक होती है डब्ल्यू इंडेक्स। फाई इंडेक्स क्या कहती है? एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल, इस तरीके से कि उससे एक्सेस जितना भी जो रेनफॉल होगा वो सारा रन ऑफ में जाएगा। ये जैसे रेनफॉल इंटेंसिटी है, ये टाइम है। तो ये हेटोग्राफ है ऐसा वाला। इसमें अगर ये वाली लाइन हम बना रहे हैं ऐसे वाली, तो ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को डिनोट कर रही है। तो इससे नीचे वाला है, ये तो इन्फिल्ट्रेशन होगा, ऊपर वाला रन ऑफ होगा। फाई इंडेक्स भी यही करता है। फाई इंडेक्स में ये एवरेज रेट निकाल लेते हैं। ये तो है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का एक्चुअल वाला कर्व। इसके साथ डील करना डिफिकल्ट होता है, तो हम एक एवरेज रेट निकाल देते हैं। जैसे कि मैं कुछ बोलूँ कि इस कैचमेंट की रेनफॉल इसका फाई इंडेक्स है, वो 3 सेंटीमीटर पर आवर है। यानी 3 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से इसमें वाटर इनफिल्टर हो सकता है। अब कहीं पर रेनफॉल की इंटेंसिटी 5 सेंटीमीटर पर आवर होगी, तो मुझे पता चल जाएगा 2 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से यहाँ से मुझे रन ऑफ मिलेगा। वहीं पर अगर यहाँ का रन ऑफ है, वो 5 सेंटीमीटर रेनफॉल है, वो 5 सेंटीमीटर पर आवर की बजाय कम होगा 3 से, तो फिर कोई भी रन ऑफ नहीं मिलेगा। तो इससे एक्सेस जितना भी रेनफॉल है, वो सारा मुझे एज़ ए रन ऑफ मिलेगा। ये कहता है फाई इंडेक्स। उसके बाद आता है डब्ल्यू इंडेक्स, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है फाई इंडेक्स पे। क्योंकि फाई इंडेक्स में हमने क्या किया कि इनफिल्ट्रेशन के अलावा सारा का सारा रन ऑफ में जा रहा है। ऐसा तो नहीं होता है ना। हमने देखा डिप्रेशन स्टोरेज भी होता है, इंटरसेप्शन भी होता है। तो फाई इंडेक्स ने इन सारा के सारे को ही इनफिल्ट्रेशन में कंसीडर कर लिया। जबकि डब्ल्यू इंडेक्स में क्या करते हैं, हम प्रेसिपिटेशन में से आर भी घटाते हैं। आर क्या है? टोटल सरफेस रन ऑफ, और एस भी घटाते हैं। एस है डिप्रेशन और इंटरसेप्शन स्टोरेज वाले लॉस घटा के फिर टीएफ से डिवाइड करते हैं, तो हमें डब्ल्यू इंडेक्स मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको फाई इंडेक्स के ही मिलेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, जिनको हम आगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमने अज्यूम क्या क्या कर रहे हैं कि जो भी लॉसेज हो रहे हैं इंटरसेप्शन से, डिप्रेशन स्टोरेज से, ये सारे के सारे इनफिल्ट्रेशन में जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है।
तो ये डब्ल्यू इंडेक्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि हमने इन लॉसेस को यहाँ पे घटाया है। और फाई इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी कि डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, आप यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताना। अब हाइड्रोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा। कुछ पोर्शन है फ्लडिंग वाला, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में जो थर्ड पैराग्राफ में सिलेबस दिया गया है फ्लडिंग वाला, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोग्राफ है, वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, बट अभी मैं पीवाईक्यूज कर रही हूँ तो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये पढ़ा तो होगा ही टॉपिक, तो ये भी आपको कर लेना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक आइडिया आपको इस टॉपिक का होना चाहिए। मैंने एक सेपरेट वीडियो में उसको कवर करवाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसको दोबारा कवर नहीं कर रही हूँ। इस वीडियो के आगे मैं प्लेलिस्ट में या इसी वीडियो में आगे कर दूंगी, या फिर प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो ऐड कर दूंगी हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड, उसमें सारी चीजें कवर हुई हुई हैं। तो ये यहाँ पर हाइड्रोलॉजी आपका खत्म होता है। नेक्स्ट में हम हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे।